गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सकें। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना होगा। और देश भर में उन्होंने अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभियान चलता गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमें लाखों की संख्या में अकेले उत्तर प्रदेश में ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लाखों की संख्या में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पुराने सिक्के बरामद हुए हैं। वे बहुत कुछ कहती है। जहां तहां पड़ी हुई है। उन सबको एकजुट करके जब देखने का प्रयास हुआ तो अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, लखनऊ में, उन्नाव में, गोरखपुर में, अलग अलग जगहों पर लाखों की संख्या में इस प्रकार के ताम्रपत्र, पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। और देश भर में जब यह अभियान चला तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राचीन ज्ञान की इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। आज से 12 वर्ष पहले भारत के अंदर 120 जनपद ऐसे थे जहां पे नक्सलवाद था। नोट करिए, 120 जनपद देश के अंदर ऐसे थे 12 वर्ष पहले जहां नक्सलवाद था। आज एक भी जनपद नहीं बचा है। भारत से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। तो नक्सलवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले लोग शांति से बैठे होंगे और नक्सलवाद के नाम पर विदेशी जूठन खा करके भारत के अंदर लूट खसोट करने वाले लोग क्या चैन से बैठेंगे?
वे उस नाम से नहीं होंगे, लेकिन छद्म नाम पर आपके सामने किसी न किसी दूसरे रंग और रूप में आएंगे। दुनिया की ताकतें इस सनातन संस्कृति को अपने स्वार्थ के लिए तबाह करना चाहती हैं। हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। याद रखना, उनके प्रवक्ता बाहर से नहीं आए हैं। इसी समाज से निकले हुए बहुत सारे लोग उनके प्रवक्ता बन करके, आप ही की वेशभूषा में बन करके वे समाज को डसने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मैंने कहा ना, सनातन की पावन धारा के बीच में कुछ विषधर आकर के उसको अपवित्र करना चाहते हैं, उससे सतर्क हमें रहना पड़ेगा। उससे सतर्क रहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, जो समाज जितना सतर्क होगा, जितना सावधान होगा, जितना अपना परिमार्जन करने की सामर्थ्य स्वयं अपने परिवार से शुरुआत कर लेगा, उसका समाज भी, परिवार भी सुखी रहेगा। परिवार सुखी है तो समाज भी सुखी रहेगा, और समाज सुखी है तो राष्ट्र को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये दुनिया को अच्छा नहीं लगता जो भारत की यात्रा चल रही है, जो भारत की बेहतरीन यात्रा प्रगति की चल रही है। यह दुनिया के तमाम देशों को अच्छा नहीं लगता। यह देश 1947 में आजाद हुआ, यह सच है। लेकिन यह कहना कि ब्रिटिशर ने भारत को भारत बनाया, इससे ज्यादा अपमान भारत का दूसरा नहीं हो सकता। भारत हजारों वर्षों से, सृष्टि के आदिकाल से भारत भारत है। एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी यात्रा को प्रारंभ से ही लेकर के चला है। हमारे यहां जातियां अलग अलग रही होंगी, उपासना पद्धतियां अलग अलग रही होंगी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग रही होंगी, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा देश एक भाव और भंगिमा के साथ कैलाश मानसरोवर से लेकर के और सुदूर कन्याकुमारी तक उसी भाव भंगिमा के साथ चलता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। बीच के कालखंड में राजनीति की कुछ विकृतियों ने देश को कमजोर करने का प्रयास जरूर किया। कुछ क्षेत्रीयता के मुद्दे उठाने के प्रयास हुए, समय समय पर जातीयता के मुद्दे खड़े करने के प्रयास होते हैं। ये क्षेत्रीयता के मुद्दे हों या जातीय आधार पर समाज को विभाजन के मुद्दे, ये उसी और भारत को ले जाने के कुत्सित प्रयास हैं जिनसे उभर करके ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा था और अंततः स्वतंत्र हुआ था। जिस स्वाधीनता का जो भोग कर रहे हैं हम, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जातीयता और क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में काम किया। हमें सतर्क रहना होगा। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आपने राम कथा सुनी, पिछले 7 दिनों तक आपने राम कथा का श्रवण आप कर रहे थे, अनेक प्रसंग आपके सामने आते रहे होंगे। यह अक्सर हुआ है भारत के साथ, यह अक्सर हुआ है कि जब भी वह किसी अपनी एक बड़ी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है तो उसके सामने चुनौतियां भी आनी शुरू हुई हैं। उसके सामने उतनी ही चुनौती भी सामने आती हुई दिखाई दी है।
भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन परिवार में ही फूट डाल करके राज तिलक की बजाय उनको वनवास कर दिया गया। फिर 14 वर्ष के वनवास के बाद आए, जब राम राज्य की स्थापना के काज के माध्यम से संपूर्ण भारत में उत्सव का माहौल था, फिर मां जानकी को वनवास हो गया। महाभारत में भी इस प्रकार के दृश्य आप देखते होंगे। इंद्रप्रस्थ जब अपने वैभवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही थी, तो महाभारत का शंखनाद हो गया। याद करिए उस कालखंड को भी जब ये भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को दुनिया के सबसे वैभवशाली राष्ट्रों में से एक बना करके, कहते हैं उस कालखंड में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 45% अर्थव्यवस्था पर अकेले भारत का कब्जा था। आज भी दुनिया के किसी एक देश का इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन भारत का था आज से 2000 वर्ष पहले। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम अपने इस वैभव से इतर होकर के केवल उसमें ही मुग्ध हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो हमेशा कुछ न कुछ खुरपेच करने पर विश्वास रखते हैं, वे अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसी खुरापात जरूर की जाती है जिससे पूरी व्यवस्था फिर छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है।